रात का सन्नाटा और घड़ी की टिक टिक, एक खौफनाक रात जिसने एक खुशहाल परिवार की दुनिया उजाड़ दी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या या अपराध की नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने 11 साल तक अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। 12 फरवरी 2013 की रात एक बैंक अधिकारी की पत्नी अचानक गायब हो जाती है। पति उसे फोन करता है लेकिन कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे चिंता बढ़ती है और वो पुलिस के पास जाता है, मगर पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती। कुछ घंटों बाद एक सुनसान इलाके में एक महिला की लाश मिलती है। शव की हालत देखकर पुलिस समझ जाती है कि मामला सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि कुछ और भी भयावह है। शुरुआती जांच में पुलिस का शक सीधे पति पर जाता है। समाज, रिश्तेदार और यहाँ तक कि दोस्त भी मानने लगते हैं कि पति ही कातिल है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और 73 दिनों तक वो जेल में रहता है। उसका पूरा जीवन एक झटके में बदल जाता है। उसकी बेटी अपने पिता को निर्दोष साबित करने के लिए दर दर भटकती है, लेकिन जब मामला सीआईडी को सौंपा जाता है तो एक अधिकारी की नजर एक बेहद अहम सुराग पर पड़ती है। पीड़िता के फोन रिकॉर्ड्स को खंगाला जाता है और एक नाम सामने आता है, गुरुमूर्ति। ये वही इंसान था जिसने आखिरी बार महिला को फोन किया था। गुरुमूर्ति एक बैंक मैनेजर था जो पीड़िता के परिवार का करीबी था। वो घर आता जाता था और पति का दोस्त भी माना जाता था, लेकिन क्या दोस्ती के पीछे कोई खौफनाक सच छुपा था? पुलिस को पता चलता है कि गुरुमूर्ति ने पीड़िता को एक क्लब में बुलाया था। जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि ये महज एक दोस्ती नहीं थी। गुरुमूर्ति ने उस महिला पर बुरी नजर रखी थी। क्लब में उसने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला ने उसे चेतावनी दी कि वो अपने पति को सब कुछ बता देगी और बैंक में शिकायत करेगी। ये सुनकर गुरुमूर्ति को गुस्सा आ गया। उसने महिला के साथ जबरदस्ती की और फिर अपने दो साथियों दीपक और हरिप्रसाद को बुलाया। अब मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था बल्कि 3 दरिंदों का था। उन्होंने बारी बारी से महिला के साथ दरिंदगी की, फिर उसकी हत्या कर दी। गुरुमूर्ति को डर था कि अगर लाश मिल गई तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने अपनी कार में लाश को डालकर दीपक और हरिप्रसाद को सौंप दिया। लाश को सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। गुरुमूर्ति समझ चुका था कि अगर गाड़ी पुलिस के हाथ लग गई तो सारा राज खुल जाएगा, इसलिए उसने जल्दी ही अपनी कार बेच दी। पुलिस के लिए यह मामला बंद हो चुका था, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। सीआईडी की टीम जब जांच करती है तो उन्हें गुरुमूर्ति की पुरानी कार के बारे में जानकारी मिलती है। नया मालिक कार खरीद चुका था लेकिन उसने सीट कवर नहीं बदले थे। फॉरेंसिक टीम जब कार की जांच करती है तो सीट के स्पंज में खून के धब्बे मिलते हैं। जब डीएनए टेस्ट होता है तो पुष्टि होती है कि वो खून उसी महिला के थे। अब पुलिस के पास सबूत था, लेकिन क्या ये कोर्ट में टिकेगा? पुलिस को और सबूत चाहिए थे, इसलिए उन्होंने दीपक और हरिप्रसाद को ट्रैक किया। दोनों को पकड़कर ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए गए। दोनों ने वही कहानी दोहराई जो पुलिस को पहले से पता थी। अब पुलिस गुरुमूर्ति तक पहुंचती है। उसे जब पता चलता है कि उसके साथी पकड़े जा चुके हैं और कार से सबूत मिल चुका है तो उसके पास सच उगलने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वो पुलिस के सामने बैठकर कहता है, मैं 11 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि एक दिन पुलिस आएगी। गुरुमूर्ति पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि उसने पीड़िता को क्लब बुलाया था, जबरदस्ती की थी और फिर उसे खत्म करने का फैसला किया था। उसने दीपक और हरिप्रसाद को भी इस जुर्म में शामिल किया और फिर लाश को ठिकाने लगाया। अब पुलिस के पास बयान भी थे, सबूत भी थे और कातिलों का एक बालिया जुर्म भी। लेकिन क्या ये सब कोर्ट में टिक पाएगा? क्या 11 साल की इस जंग का कोई नतीजा निकलेगा? क्या पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिलेगा? दोस्तों, पूरी स्टोरी को जरूर देखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर दबाइए। जांच में शुरुआत से ही पुलिस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली चुनौती थी कि गुरुमूर्ति एक सम्मानित बैंक मैनेजर था। उसकी समाज में अच्छी छवि थी और उसकी पत्नी के साथ उसका रिश्ता सामान्य लग रहा था। लेकिन जब जांच गहराई में गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। गुरुमूर्ति का पीड़िता की पत्नी से अफेयर था। हालांकि यह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला क्योंकि महिला को एहसास हुआ कि गुरुमूर्ति केवल उसका शोषण कर रहा था। जब उसने विरोध किया और धमकी दी कि वो अपने पति को सब कुछ बता देगी तो गुरुमूर्ति डर गया। उसे लगा कि अगर ये मामला उजागर हुआ तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब पुलिस के पास ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट के बयान के अलावा डीएनए साक्ष्य भी था। अदालत में ये एक मजबूत सबूत साबित हुआ। इसके बाद पुलिस ने गुरुमूर्ति, दीपक और हरिप्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। अब अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। पीड़िता के पति जो इस दौरान 73 दिनों तक जेल में रहने के बाद बेगुनाही साबित कर चुका था, अदालत में न्याय की मांग कर रहा था। उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। समाज में उसकी छवि खराब हो गई थी। उसकी बेटी मानसिक रूप से टूट चुकी थी और उसकी पत्नी की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। अदालत में पेश किए गए सबूत इतने मजबूत थे कि बचाव पक्ष के वकीलों के पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं था। गुरुमूर्ति, दीपक और हरिप्रसाद के खिलाफ मुकदमा तेजी से आगे बढ़ा। गवाहों की गवाही, फॉरेंसिक सबूत, कॉल रिकॉर्ड और डीएनए रिपोर्ट ने तीनों को कटघरे में खड़ा
हवाला कर दिया। अब ये मामला पूरी तरह अदालत के फैसले पर निर्भर था। पीड़िता का पति और उसकी बेटी बस एक ही चीज की मांग कर रहे थे, फांसी। इस केस की खास बात यह थी कि पुलिस की मेहनत और वैज्ञानिक जांच ने इसे हल किया। ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट, डीएनए रिपोर्ट और कॉल रिकॉर्ड ने साबित कर दिया कि अगर पुलिस सही दिशा में जांच करे तो अपराधी कितने भी शातिर क्यों ना हो, वे बच नहीं सकते। ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन सजा का फैसला आना अभी बाकी है। अब ये देखना है कि अदालत इस क्रूर अपराध के लिए क्या सजा सुनाएगी। क्या पीड़िता का परिवार न्याय पा सकेगा? ये सवाल सबके मन में है। जब इस केस का फैसला आएगा तो इसके ऊपर मैं एक बार फिर से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस केस का अंत क्या हुआ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी जरूर दबाएं।